यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 10। अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा ही परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इसके बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से अ, पूरा जो ग्रंथ है, पूरी जो विधा है, क्लास ज़रूर देख लेना, कि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। चलते हैं सबसे पहले, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। अज्ञे जी के द्वारा लिखे गए 2 यात्रा वृत्तांत हैं, महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं और ये संपूर्ण हिंदी यात्रा साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। है। ये ध्यान रखना है, अज्ञे जी के 2 यात्रा वृत्तांत है, दोनों ही यहाँ पर दे रखे हैं। अरे यायावर रहेगा याद में भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद में देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यायावर का अर्थ क्या होता है। यायावर यानी कि जन्म पर्यंत। ठीक है, जन्म पर्यंत यानी कि पूरे जीवन भर, आजीवन पर्यंत जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आजीवन पर्यंत आपने सुना होगा। उस हमेशा ही याद रहेगा, पूरे जन्म भर मुझे याद रहेगा। अरे यायावर रहेगा याद में भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है। इसका आरंभ परशुराम के लेख से होता है। ठीक है, इसका जो आरंभ है वो किससे होता है, तो परशुराम के लेख से होता है। एक बूंद सहसा उछली, ये दूसरा यात्रा वृत्तांत है। इसमें अज्ञे ने अपनी यूरोपीय यात्रा को सृजनात्मक रूप प्रदान किया है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है वो हमें पढ़ना है। अरे यायावर रहेगा याद, इसमें भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है। लेकिन एक बूंद सहसा उछली, उछल करके कहाँ पहुँच गई? यूरोप में पहुँच गई। ठीक है? अज्ञे जी कहाँ गए थे? यूरोप गए थे और वहाँ की यात्रा का वर्णन इसमें किया है। आगे है, कुल मिलाकर अज्ञेय अपने यात्रा साहित्य में यात्रा स्थलों की ही भरपूर जानकारी नहीं देते, बल्कि उनसे जुड़े मानव इतिहास और सांस्कृतिक चरित्र पर भी उनकी नज़र बराबर रहती है। ठीक है? ना केवल ये यात्रा स्थलों की जानकारी, जहाँ-जहाँ यात्रा करते हैं, केवल उसकी जानकारी ही नहीं देते, बल्कि उनसे जुड़े मानव इतिहास और सांस्कृतिक चरित्र पर भी उनकी नज़र रहती है। आगे राहुल के बाद अज्ञे का नाम है। ठीक है, राहुल के बाद, राहुल को तो आप जानते ही हैं, इन्हें घुमक्कड़ शास्त्र का पितामह कहा जाता है। घुमक्कड़ है ना, यात्रा वृत्तांत का पितामह इन्हीं को कहा जाता है, राहुल जी को। तो राहुल के बाद का दूसरा जो नाम आता है ना यात्रा वृत्तांत में, वो अज्ञेय जी का आता है, जिन्हें हिंदी साहित्य में सबसे अधिक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार के रूप में पहचान मिली है। आगे राहों के अन्वेषी के रूप में विख्यात अज्ञे अपने जीवन में देश-विदेश की अनेक यात्राएँ इन्होंने की थी। ठीक है? राहों के अन्वेषी के रूप में विख्यात अज्ञे अपने जीवन में देश-विदेशों की अनेक यात्राएँ करते हैं। वे रमता राम की तरह सदा भ्रमण करते रहे। ठीक है? वे रमता राम की तरह क्या करते रहे? सदा भ्रमण करते रहे। आगे बहता पानी निर्मल जो शीर्षक है, उस वृत्तांत में अज्ञे लिखते हैं कि यों तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा और भटका हूँ। ठीक है? बहता पानी निर्मल नामक जो शीर्षक वृत्तांत है, उसमें अज्ञे ने क्या लिखा है कि यों तो मैं वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा और भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें, और इस लालसा ने अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। आगे पुस्तक की जो विषय सूची है, वो यहाँ पर दे रखी है। पुस्तक की विषय सूची किस प्रकार है? परशुराम से तूरखम। या परशुराम से तूरखम एक टायर की राम कहानी। पुस्तक की विषय सूची क्या है? परशुराम से तूरखम एक टायर की राम कहानी। अगला है किरणों की खोज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूची आपको ज़रूर याद रखनी है। मैंने पिछली विधाओं में भी आपको बताया था कि जैसे कि एक साहित्य की डायरी में 13 निबंध हैं, है ना? और इसके बाद हमने पढ़ा था मेरी तिब्बत यात्रा, जिसमें 5 अध्याय हैं। तो सबको आपको क्रम से याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो परशुराम से तूरखम एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा माजुली। इसके बाद आता है बहता पानी निर्मल। ठीक है, बहता पानी निर्मल। और इसके बाद है सागर सेवित मेघ मेखलित, ये है कन्याकुमारी। सागर सेवित मेघ मेखलित कन्याकुमारी। इसमें 8 भाग हैं जिनका वर्णन है। आगे देखते हैं सारांश। 8 शीर्षक को आपको क्रम से याद रखना, ठीक है? सारांश इसका देख लेते हैं कि अज्ञे ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में अज्ञे ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आजादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड सामने रखा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना है और बनता ही रहेगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के आजादी तक, आजादी 1947 में मिली थी हमारे देश को। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है,
ये कब चला था? 1942 से 46 के बीच में इसका अ, समय रहा था, है ना? एक बार देख लेना, 39 से 42 के बीच में है शायद। तो हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड इसमें सामने रखा गया है, जहाँ जितने सपने थे उतने ही पीड़ाओं के मंज़र भी। आगे अपनी यात्रा में लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, औरंगाबाद और असम आदि प्रदेशों की प्रकृति और भूमि से गुजरते हुए अपनी कथात्मक शैली और भाषा की ताजगी से सिर्फ सौंदर्य को ही नहीं रचते, बल्कि सदियों से हम जिनके गुलाम रहे हैं, उनके इतिहास के पन्नों को भी पलटते हैं। ठीक है? जिनके हम सदियों से गुलाम रहे हैं ना, उनके इतिहास को भी यहाँ पर दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक में एलोरा, अलिफ्ता, कन्याकुमारी, हिमालय आदि की यात्रा करते हुए मिथकों, प्रतीकों और मूर्तियों की रचना को अपने यथार्थ और यथार्थ के केंद्र में देखा-परखा गया है। जहाँ लेखक आगे को पुराणों और इतिहास की वह सच्चाई नज़र आती है जो युगों तक गाढ़े रंगों के पीछे छिपी रही। आगे का ये यात्रा वृत्तांत एक ऐसी घटना है जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया में अगर अपना कुछ खो जाता है तो बहुत कुछ मिल भी जाता है। ठीक है, तो ये इसका सारांश है, इसमें क्या लिखा गया है याद रखना, समय याद रखना। आगे देखते हैं इससे प्रमुख उद्धरण जो पूछे लिए जाते हैं। भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन ना होकर के सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। ठीक है, भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन नहीं होकर के केवल होकर ये सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता है, ऐसा लेखक का मानना है। अपने यात्रा संस्मरणों में मेरा यह प्रियतम रहा है कि उन यात्राओं के मेरी होने की बात उन्हें तात्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आई। नहीं तो वे वृत्तांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दें, जिससे भविष्यत यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सकें। ठीक है, तो ये लेखक का मानना है कि भ्रमण या देशाटन जब हम करते हैं, तो उससे केवल हमें मतलब मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दें। नहीं, तभी हमारी वास्तविक सफलता मानी जाती है। आगे ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते हैं। ये यात्रा संस्मरण केवल टूरिस्ट गाइड के लिए ही नहीं पढ़े जाते, भई इसने ये कहाँ-कहाँ घूम के आए हैं, मैं उन इस बुक को पढ़ लेता हूँ, फिर मैं भी इसी तरह से घूमने जाऊँगा, है ना? केवल उसके लिए नहीं होते हैं। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत जो ब्यौरा होता है, वो एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है, उतनी ही भीतरी भी होती है। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू-विस्तार से संबंध होता है, उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी होता है। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। ठीक है? टूरिस्ट गाइड के सहारे तो अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। टूरिस्ट गाइड आप समझते होंगे जब आप कहीं बाहर मतलब घूमने जाते हो, दूर-दूर की यात्राओं पर जाते हो, है ना? तो वहाँ पर एक मान लीजिए पूरी बस में जिसमें आप बैठे हो उसमें 40 या 50 या 60 जो भी यात्री बैठे हों, एक टूरिस्ट गाइड होता है जो सबको बताते हुए चलता है कि भई ये यहाँ पर ऐसा हुआ था, ये ऐसी जगह है, इस जगह का ये कुछ मतलब लाभ है, फ़ायदा है ना? इनके बारे में जो बताता हुआ चलता है। तो एक टूरिस्ट गाइड के सहारे तो अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाइकीय यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही है और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है ना? लेखक के मन में प्रवेश करना आवश्यक होता है, जब भी प्रत्येक के लिए जो भी संस्मरण को पढ़ता है, जो भी यात्रा वगैरह को यात्रा संस्मरण किसी का पढ़ता है, तो उसे लेखक के मन में झाँकना अवश्य होता है, तभी वो उसका पूरा लाभ उठा पाता है। मतलब खुद अनुभव करना चाहिए, है ना? जब वो मतलब घूम रहे हैं लेखक, लेकिन हम उनके यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके हमें ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे कि हमने ही यात्रा कर ली हो, हमने उन सब जगहों को जान लिया हो। ना ये लेखक का मत है। यही इस तरह के यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है। यहाँ पर एक लाइन है जो पूछी गई है पहले भी, पार्श्व गृह नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी। पार्श्व गृह नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी। बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में, ठीक है, विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, तो ये पंक्तियां इसकी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रखी हैं इसीलिए मैंने। आगे देखते हैं, स्वयं सुंदर ना होकर भी
मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, है ना? मतलब लेखक अपने आप को क्या कहते हैं, सुंदर नहीं बताते हैं, है ना? स्वयं सुंदर नहीं होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। संस्कृति और सभ्यता के विकास में अग्नि के अवतरण के बाद जो दूसरी पीढ़ी मानव प्राणी चढ़ा वह मैं हूँ। या यूं कह लीजिए कि देवताओं के समुद्र मंथन से जैसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई, उसी प्रकार मानव मन रूपी महासागर के मंथन से जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ, वह है चक्राकार की उद्भावना। आगे इसमें कुछ पंक्ति और आती हैं, चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा। ठीक है, चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाता धन बस दूर क्षितिज का तारा। तो ये पंक्तियाँ इसकी याद रखना। आगे कहते हैं, मैं क्यों चाहूँ कि मेरी अस्थियाँ भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहें। जहाँ भी कोई चला जाए वह वहीं कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। ये जहाँ भी कोई चला जाए वहाँ कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। आगे, किंतु इस ट्रक के साथ रात की दौड़ कैसे हो? ठीक है, किसी ट्रक का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि इस ट्रक के साथ रात की दौड़ कैसे हो? यायावर को चिंता नहीं, वह गाड़ी स्वयं चलाता है। शुक्ल पक्ष की रातें हैं, उसके शरीर में शायद विटामिन कैरोटीन यो भी यथेष्ट है ना? विटामिन कैरोटीन, कैरोटीन का मतलब होता है विटामिन ए होती है, उसमें कैरोटीन पाया जाता है और कैरोटीन से हमारी जो आँखें आँखें हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की रातें हैं और वैसे भी उसके शरीर में शायद विटामिन कैरोटीन यूँ भी यथेष्ट है क्योंकि बत्ती जलाए बिना गाड़ी दौड़ाने में उसकी आँखों को कोई कष्ट नहीं होता है। ये ट्रक ड्राइवर की बात करते हैं लेखक, बल्कि यह स्निग्ध अंधेरा तो विचार का सहायक है और चांदनी में पूरा प्रवेश दिखता है जबकि बत्ती जलाने से केवल सड़क दीप्त हो उठती है और परिपार्श्व पर कालिक पुत जाती है। आगे कहते हैं कि सभ्य मुमुक्षुओं के पाप का बोझा इस प्रतीक के द्वारा ढोने का अधिकार सदा से असभ्य अपत्य का वासी मिस्मियों का रहा है। विकसित नागरिक सभ्यता के पापों का बोझ अविकसित वन्य जातियों द्वारा ढोया जाता है। इस सत्य की यह रीति स्वयं कितनी अर्थपूर्ण प्रतीक है, इसकी ओर कदाचित दोनों ही पक्षों का ध्यान कभी नहीं जाता होगा, क्योंकि जीवन की धारा के बीचों बीच रहना कलाकार का धर्म है। ठीक है, कलाकार का क्या धर्म है कि जीवन की धारा के बीचों बीच रहना, किंतु फिर भी उस लोक हृदय के आसपास भी नहीं भटकते जो उस वास्तव में जीवन का मूल स्रोत है, क्योंकि जीवन का स्रोत घटना का स्रोत नहीं है, वह चेतना का स्रोत है। हमारी कविता बानी नहीं रही, लिखतम हो गई है, हृदय तक नहीं जाती, वरन एक मस्तिष्क की शिक्षा दीक्षा के संस्कारों की नली से होकर कागज पर ढाली जाती है, जहां से दूसरा मस्तिष्क मस्तिष्क अपने संस्कारों की नली से उसे फिर खींचता है। कौन खींचता है? यानी कि जो पढ़ने वाला होता है, जो पाठक होता है, ठीक है। और लेखक की जो मतलब पूरी क्या होता है, उनके शिक्षा दीक्षा के संस्कारों की नली से होकर कागज पर ढाली जाती है लेखक की। ठीक है, आगे बांग्ला में च, स, श, स सबका जैसा स उच्चारण होता है। मतलब बांग्ला में जो हम अलग 3 जो स होते हैं, उनका उच्चारण अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन बांग्ला भाषा में स का उच्चारण होता है सभी का। वैसे असमिया में सब ह हो जाते हैं। असमिया में इन सबको क्या बोलते हैं? ह बोलते हैं। इसीलिए शिव सागर भी हिव हागर उच्चारित होता है। असम में जो शिव सागर है, उसको हिव हागर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स का उच्चारण है के रूप में होता है। आगे कहते हैं लेखक, आकर्ण, आकर्ण आंखों की बात कवियों में बहुत चलती है। असल में आकर्ण तो हंसी होती है, जो नीग्रो हंसता है, नीग्रो जाति की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, बहुत ही स्वच्छ आकाश में जैसे दूज तीज को चांद के उजगे उजके पंख के ऊपर कभी कभी झोंसा हुआ सा पूरा चांद भी दिखता है, वैसे ही हंसते नीग्रो चेहरे में दांतों की पांति चमकती है। ठीक है, निग्रो जो जाति है, ये शायद नागालैंड में पाई जाती है, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो निग्रो चेहरे में भी दांतों की पांति वैसे ही चमकती है ना? नई दिल्ली सबकी वह भाभी जो कि गरीब की जोरू नहीं है, ठीक है, जिसकी मुस्कान की अपेक्षा सबको है लेकिन जिससे ठिठोली करने की हिम्मत किसी को नहीं होती है, ये नई दिल्ली को सबकी भाभी यहाँ पर कहा गया है। आगे, विश्व में हे परिवर्तन, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, लाइन पूछी जा चुकी है, पंक्ति, विश्व में हे परिवर्तन तुम्हारी ही विधि पर विश्वास हमारा चिर आश्वास। ठीक है, विश्व में हे परिवर्तन तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, विधि
यानी कि लेखा पर विश्वास, हमारा चिर आश्वास, जाड़ों का सवेरा शायद हल्की दार्शनिकता का सहायक होता है। आगे कहते हैं यायावर पुराविद नहीं होते। ठीक है, यायावर पुराविद नहीं होते, ना पुरातत्व उनके लिए। यायावर किसको बोलते हैं? और यायावर यानी कि जन्म पर्यंत भी होता है, और यायावर होता है यात्री। ठीक है, यात्री पुराविद नहीं होते, ना पुरातत्व उनके लिए स्वयं एक साध्य होता है। वह केवल दूसरों के संचित अनुभव के फल के रूप में महत्व रखता है। यह महत्व कम नहीं है, और यह कथन पुरातत्व की अवज्ञा तो कदापि नहीं है। तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ ये नाम होता है, वह केवल दूसरों के संचित अनुभव के फल के रूप में महत्व रखता है। यह महत्व कम नहीं है, और यह कथन पुरातत्व की अवज्ञा तो कदापि नहीं है। शायद दोबारा टाइप हो गई लाइन। तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ ये नाम यायावर के शरीर में पुलंग उत्पन्न करते हैं। पुलंग यानी कि उत्साह, एक रोमांच उत्पन्न करते हैं, किंतु इसीलिए नहीं कि ये प्राचीन खंडरों के नाम है, वरन इसलिए कि ये सांस्कृतिक विकास के समष्टि के अनुभव पर आधारित जीवन की उन्नतर उन्नत उन्नततर परिपाटियों के आविष्कार के कीर्ति स्तंभ है। अन, अनंतो गत्वा बात एक ही है कि किंतु एक नहीं भी है। भेद आत्यंतिक वस्तु का नहीं है, केवल दृष्टिकोण का है। वस्तु से व्यक्ति के संबंध का भेद है। आगे कहते हैं भारत के नगरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यों तो किसी भी शहर को एक विशेषण से नहीं बांध लिया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक में विविधता है, किंतु उस विविधता की भी अलग लीकें हैं। यथा जैसे कि जोधपुर में, या राजस्थान के स्थान जोधपुर का नाम आया है यहाँ पर, जोधपुर में रंगों की विविधता उसे विशिष्ट करती है, जबकि श्रीनगर में गंधों की विविधता। श्रीनगर में आप जानते हैं जो ड्राई फ्रूट्स जैसे या फल फ्रूट जैसे और आप सच मानिए जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। ठीक है, और आप सच मानिए जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। कम से कम आधुनिक काल में, जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है या शरणार्थी ही, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे में, और एक घर से दूसरे घर में इत्यादि। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके अलावा ये पूरे नोट्स हैं, डिजिटल नोट्स है ना, ई बुक के रूप में अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सभी में लेखकों का परिचय, आलोचनात्मक कथन, संपूर्ण गद्य विधाओं का अवलोकन, सरल और समझ भाषा है ना, 100% सिलेक्शन दिलाने वाली किताब है। संभावित को हाईलाइट यहाँ पर किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इसे खरीदना चाहें, लेना चाहें, तो आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये नोट्स आप लेना चाहते हैं तो केवल 179 रुपये में आपको ये कंप्लीट नोट्स 6 से 10 तक के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी मैंने क्लासेस यहाँ पर करवाई हैं, सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। और हिंदी साहित्य के नोट्स लेना चाहें तो भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं।